हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोगों का है केमिस्ट्री, यानी कि कक्षा 11 का विषय आप लोगों का रसायन विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है जो कि आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। आप लोगों का जो पेपर का कोड है यानी कि पैटर्न है ए है, ठीक है। ये पूर्णांक जो इसका पेपर का है 70 है। 70 में 70 नंबर आप लोग को बिल्कुल संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया जिसमें इसमें इस पेपर का जो पैटर्न है 5 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया का वाला है कि अणुओं की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि अणुओं की संख्या हमारा ऑप्शन दिया गया, इसमें सर्वाधिक किसमें पाया जाता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है बाबू आप लोगों का ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एसटीपी पर 15 लीटर H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस में, यानी कि हमारा यही तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया कि एक मोलक बिलियन में विलेय का मोल प्रभाज होता है, यानी कि कितना होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? खा का जो सही आंसर हो जाएगा 0.018 होता है, जो कि हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला देख लेते हैं। गा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि H पे पावर माइनस है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1s² हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 1s, यानी कि 1s² हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उदासीन ऑक्साइड है, यानी कि इसमें बताना घ वाले क्वेश्चन में कि उदासीन ऑक्साइड कौन सा है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो उदासीन जो ऑक्साइड है बाबू हमारा ये जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ये जो CO है, क्या है? CO है। इसका मतलब क्या होता है? CO का मतलब जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर जो दिया गया है दूसरा वाला, ये जिंक ऑक्साइड है। और जो SO2 है ये क्या है? ये सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कि एक अम्लीय ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा। और ये टीन ऑक्साइड है, क्या है? टीन डाइऑक्साइड है। तो हमारा कौन सा CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया है, यानी कि पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्नलिखित अणुओं में न्यून इलेक्ट्रॉन अणु है, यानी कि कौन सा है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, कौन सा राइट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा चौथा वाला B2H6, यानी कि ये क्या है? बोरेन है, क्या है? डाइबोरेन है, ठीक है। ये बोरान की संयोजकता कोष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे यह एक न्यून इलेक्ट्रॉन अणु है, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा बाबू। 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखते हैं और सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताते हैं एंड आप लोग को समझाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि कह सकते हैं तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया का वाला क्वेश्चन है कि कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, इसको नोट करने के लिए आंसर, ठीक है। आंसर बताएंगे उसको लिखते चलिएगा क्वेश्चन के सामने, ठीक है। क्या है? HF द्रव है जबकि HCl एक गैस है। तो स्पष्ट कीजिए, यानी कि स्पष्ट करके बताना है। 4 लाइन 6 लाइन आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, इसका आंसर लिखिएगा क्या कि HF में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है जबकि HCl में नहीं होता है। और हाइड्रोजन बंध के कारण HF के अणु प्रबल अंतर आणविक बलों से जुड़े होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसे द्रव अवस्था में रहने के लिए अधिक ऊर्जा आवश्यकता होती है। HCl में केवल दुर्बल द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं होती हैं जो इसे कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में रखती हैं। बस आप लोग को इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं हमें यह बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन भरने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन उनके बाह्यतम कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है। ये तत्व आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 तक स्थित होते हैं। बस बाबू 2 नंबर आप लोगों का ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अफवाऊ शब्द का आशय है, यानी कि जो अफवाऊ है इसका शब्द का क्या आशय हमें यह बताना है, यानी कि अर्थ क्या है। देखिएगा अब लिखिएगा अफवाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ निर्माण करना या बनना। रसायन विज्ञान
विज्ञान में अफबाउ सिद्धांत बताता है कि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा बढ़ते क्रम में परमाणविक कक्षकों में भरते हैं। इस प्रकार से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा दूसरा 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया घ वाला कि एक म्यू से क्या तात्पर्य, यानी कि एक म्यू से क्या तात्पर्य हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, एक म्यू का तात्पर्य 1 माइक्रोमीटर से है या लंबाई की एक इकाई है जो 10 पे पावर -6 मीटर के बराबर होती है। इसे अक्सर माइक्रोन भी कहा जाता है। बस बाबू 2 नंबर इसमें भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिमाग में बैठ रहा होगा और इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, आप लोग को ये कंप्लीट करा दे रहे हैं, आप लोग इसको जरूर लिखते चलिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आसान शब्दों में आसान भाषाओं में इसका आंसर बता रहे हैं। तीसरा का वाला क्वेश्चन दिया गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम केजी में बताइए, यानी कि किलोग्राम केजी में बताना है। तो इसका देखिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया, दूसरा वाला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम यानी कि केजी में बताना है। तो तीसरा का जो का वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी में लगभग जो होता है, क्या होता है 9.190 और 10 पे पावर -31 केजी होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रकाश के द्योत प्राकृत को लिखिए, यानी कि प्रकाश के द्योत प्राकृत को लिखना है। तो चलिए इसको भी बता देते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका क्या लिखना है कि प्रकाश के द्योत प्राकृत का अर्थ है कि प्रकाश एक साथ कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। तरंग प्राकृत प्रकाश देखो व्यवहार करता है, बस इतना लिख दीजिएगा बहुत है। ठीक है बाबू, और जो इसका प्रकार होता है, एक तरंग प्राकृत होता है, एक कण प्राकृत होता है। ठीक है, क्या होता है, कण प्राकृत होता है और ये तरंग प्राकृत होता है। 2 ही नंबर का इतना लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा विद्युत ऋणात्मकता क्या है। इसका आंसर लिखेगा विद्युत ऋणात्मकता किसी अणु में किसी परमाणु की वह प्रवृत्ति है जिससे वह साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये वाला भी दूसरा 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अक्रिय गैसों की त्रिज्या प्रायः उच्च होती हैं, क्यों होती है, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा कि अक्रिय गैसों यानी कि नोबेल गैसों भी इसको कहते हैं, अक्रिय गैसों की त्रिज्याएं प्रायः उच्च होती हैं क्योंकि उनमें पूर्ण रूप से भरे हुए बाहरी कोश होते हैं, जिसके कारण वे रासायनिक रूप से अक्रियशील होती है और उनके परमाणुओं के बीच केवल दुर्बल वंडरवाल्स बल कार्य करते हैं और ये दुर्बल बल परमाणुओं को एक दूसरे से अधिक दूरी पर रखते हैं, जिससे उनकी प्रभावी त्रिज्या अधिक प्रतीत होती है। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया साधारण ताप पर जल दरों कारण स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका हमें कारण स्पष्ट करना है। साधारण ताप पर जल दरों है कारण स्पष्ट करना। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा कि साधारण ताप पर ग्रेफाइट, इसका आंसर लिखिएगा साधारण ताप पर जल दरों है क्योंकि जल के अणु यानी कि H2O के बीच हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होता है। यह हाइड्रोजन बंधन अणुओं को एक दूसरे को कसकर बांधे रहते हैं, जिससे वे गैसीय अवस्था में न रहकर द्रव अवस्था में रहते हैं, और जबकि समान आणविक भार वाले अन्य यौगिक इस तापमान पर गैसीय अवस्था में होते हैं। इस प्रकार से 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि ग्रेफाइट सहसंयोजक होते हुए भी विद्युत सुचालक होते हैं, ये बताइए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर भी देखिए क्या होगा। ग्रेफाइट सहसंयोजक होते हुए भी विद्युत का सुचालक होते हैं क्योंकि इसकी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, जिससे षष्ठकोणीय वलय बनते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक संयोजी इलेक्ट्रॉन अप्रतिबंधित रहता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट की परतों में विचरण कर सकते हैं, जिससे यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। इस प्रकार से इसका भी आंसर लिख करके बाबू कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया आवर्त सारणी में किन किन वर्गों के पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, हमें ये बताना है। तो वर्ग जो 13 होता है और 18 के तत्वों को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, बस 13 और 18 को, बस ठीक है।
और भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है। तो परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, किसी परमाणु के नाभिक केंद्र से उसमें सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष तक की दूरी होती है जो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और यह मुख्य क्या कितने प्रकार के होती हैं, या 3 प्रकार के होती हैं। सहसंयोजक त्रिज्या होती है, धात्विक त्रिज्या होती है, और एक जो होता है वंडर वाल्स त्रिज्या होती है। ठीक है, सभी को आप लोग को स्पष्ट कर देना है बाबू। आप लोग इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, आप लोग इसको स्वयं से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया 5वां का कहा कि कारण स्पष्ट कीजिए। स्क्रीन पर आप लोग को दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन, सभी को स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा और आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, या वीडियो को स्टॉप करके यानी कि रोक करके सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया खा वाला कि हाइड्रोजन परमाणु की वामर श्रेणी में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य तथा कम ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर इसमें भी, और इसमें परिभाषित करना मोलरता और मोलांश, तो ये पता ही होगा आप लोग को, लिखाया गया होगा बिलियन चैप्टर में, तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत समझाइए। तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित पर संचित टिप्पणी नॉर्मलता है, न्यूक्लियॉन है, मुख्य क्वांटम संख्या है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर 2-2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है, अगर ये नहीं करना चाहते तो 6 नंबर पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम समझाइए। ये वाला भी कर सकते हैं आप लोग, 6 नंबर यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 7वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो लास्ट हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों को विस्तृत रूप से वर्णित कीजिए, यानी कि वर्णन करना है। अथवा करके दिया गया, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया कि मेंडलीफ मूल आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है, इसके गुणों तथा दोषों का वर्णन कीजिए। गुणों तथा दोषों के बारे में भी बताना है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही आप लोगों का क्लास 11th का पेपर था, जो कि आप लोग इस वीडियो में संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ आप लोग को इस वीडियो में बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को क्या करना है कि क्लास 11th के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, भेजते नहीं हो सभी पास के सभी स्टूडेंट के पास, तो भेज दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।